क्लासिकल मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 11 है। टू चैप्टर नंबर 11 है कपल्ड ऑसिलेटर्स एंड नॉर्मल मोड्स। उसका फर्स्ट टॉपिक है 11.1 टू मैसेज कनेक्टेड विद थ्री स्प्रिंग्स। हमारे पास यहाँ पे दो मैसेज होंगे, दो मैसेज को थ्री स्प्रिंग्स के साथ आपस में जो है कनेक्ट किया गया है। जैसे कि आपको फिगर के अंदर शो हो रहा है, हमारे पास दो कार्ड्स हैं, एक M1 है एक M2 है, और दोनों कार्ड्स को उनकी एडजेसेंट वॉल्स के साथ अटैच किया गया है K1 और K3 की मदद से। और K2 स्प्रिंग जो है वो दो कार्ड्स M1 और M2 को आपस में मिला रहा है। हमारे पास थ्री स्प्रिंग्स हैं। एक स्प्रिंग K1 है जो कि कार्ड M1 को वॉल के साथ अपनी एडजेसेंट वॉल के साथ जोड़ रहा है। दूसरा K3 जो कि M2 कार्ड M2 को उसकी एडजेसेंट वॉल के साथ अटैच कर रहा है। और K2 जो है वो एक ऐसा स्प्रिंग है जो M1 और M2 को आपस में क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। अब अगर K2 स्प्रिंग ना हो तो हमारे पास क्या होगा कि दो जो कार्ड हैं, दोनों कार्ड ऑसिलेटर्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, वो इंडिपेंडेंटली दो कार्ड्स अलग अलग मूव करेंगी, ऑसिलेट करेंगी। इसका मतलब है कि ये K2 स्प्रिंग जो है ये मेन रोल अदा कर रहा है इस पूरे फिनोमिना के अंदर कि टू मैसेज कनेक्टेड बाय थ्री स्प्रिंग्स। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अ सिंपल फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर। कपल्ड ऑसिलेटर की पहली एग्जांपल है कंसीडर टू कार्ड्स शोन इन फिगर। दो कार्ड्स हैं हमारे पास, ये फिगर के अंदर शो है, M1 है M2 है। ठीक है, M1 जो डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रही है वो X1 है, और जो M2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो X2 है। ठीक है, और ये K1 है जो कि M1 की एडजेसेंट वॉल के साथ लगा हुआ है। ये M1 और M2 के दोनों के दरमियान K2 लगा हुआ है, और M2 की एडजेसेंट वॉल के साथ K3 है। The two cars move without the friction on a horizontal track between the two fixed walls. ये दो ट्रैक्स जो हैं, दोनों कार्स जो हैं, ये दो जो वॉल्स हैं उनके दरमियान विदाउट फ्रिक्शन मूव कर रहे हैं हॉरिजेंटली। ईच इज अटैच टू इस एडजेसेंट वॉल बाय स्प्रिंग। दोनों जो कार्ट हैं वो अपनी एडजेसेंट वॉल के साथ जो है लगे हुए हैं, और उनका स्प्रिंग कांस्टेंट बताया हुआ है, एक का K1 है और एक का K3 है। एंड द कार्ड्स आर अटैच टू ईच अदर बाय स्प्रिंग विद अ फोर्स कांस्टेंट K2। और ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, दो कार्ड्स जो हैं इस स्प्रिंग की मदद से आपस में क्या है, अटैच्ड हैं, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K2 है। In the absence of the spring 2, the two cards would oscillate independently of each other. जैसा कि मैंने बताया था, अगर यहाँ पे कार्ड ये स्प्रिंग K2 ना हो तो M1 और M2 इंडिपेंडेंटली आप क्या करेंगी, मूव करती रहेंगी। इसका मतलब है ये K2 जो है ये मेन रोल इसके अंदर अदा कर रहा है। जैसे कि इन द absence of the spring 2, the two cards would oscillate independently of each other. Thus, it is spring 2 that couples the two oscillators. इसका मतलब है कि स्प्रिंग 2 ही है जो दो ऑसिलेटर्स को आपस में क्या करता है, कपल करता है। सो इट इज इजी टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द टू कार्ड्स। बता रहा है कि दो कार्ड्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करना इजी है यूजिंग आइदर न्यूटन सेकंड लॉ और द लैग्रेंज इक्वेशन। हम न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए भी इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं, और लैग्रेंज इक्वेशन को यूज़ करते हुए भी इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। In general, Lagrange equation are easier to write down, but in the present simple, Newton's law may be a little more instructive. अगर सिंपल देखा जाए तो Lagrange इक्वेशन से जो इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करना इजी है एज कम्पेयर टू न्यूटन लॉ। लेकिन हम जिस केस की हम बात कर रहे हैं, दो कार्ड्स हैं वो आपस में जो है वो डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही हैं, ठीक है, उनका कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो उसके लिए हमारे पास जो न्यूटन साइकिल है वो मोर इंस्ट्रक्टिव है इस एग्जांपल के लिए। तो अब हम नेट फोर्स जो है फाइंड करते हैं कार्ट 1 के ऊपर जो लग रही है और कार्ट 2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है। ये हमारे पास कार्ट 1 है, कार्ट 1 इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ तो उसकी फोर्स क्या होगी, -KX1। और माइनस क्यों आता है, क्योंकि जो इसकी इलास्टिक जो स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, जब हम ये इस तरह इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्प्रिंग इसको बैकवर्ड इस डायरेक्शन में उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको वापस खींच रहा है, मतलब कि जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है उसको नेगेटिव में लेके जाएगा। तो हम M1 की बात कर रहे हैं, तो जब M1 इस तरह मूव करेगा तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, -K1X1, फिर क्या आएगा माइनस इन टू, फिर हम M2 की बात करें, M2 इस तरह इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, K2 X2 कवर करेगा, और
x2 के साथ अब स्प्रिंग कौन सा आएगा, k2, और k2 के साथ k1 भी तो अटैच है ना, तो k2 के साथ k1 भी, जब हम m2 की बात कर रहे हैं, m2 जब डिस्प्लेसमेंट x2 कवर कर रहा है, तो इसके साथ साथ इसके अंदर भी कोई ना कोई मूवमेंट आएगी, तो इसके बाद हम उसके इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है उसको इसके स्प्रिंग कांस्टेंट में से माइनस कर देंगे, k2 माइनस k1 कर देंगे, तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन बनेगी, नेट फोर्स की इक्वेशन बनेगी फर्स्ट कॉर्ड के लिए, वो क्या बनेगी, माइनस k1 x1 माइनस इंटू माइनस k2 माइनस इंटू k2 x2 माइनस x1, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट x2 इसने ये कवर किया, और इस जब हम इसको मूव करवाएंगे तो इसके साथ, क्योंकि ये साथ अटैच है, तो ये भी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी x1, तो हम इसके x2 में से x1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी माइनस k1 x1 माइनस इंटू माइनस k2 x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1, इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, देन इसको रीअरेंज करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी माइनस k1 प्लस k2 x1 प्लस k2 x2। देन अब नेट फोर्स ऑन कॉर्ड 2, अब हम कॉर्ड 2 के ऊपर नेट फोर्स लग रही है उसको हम फाइंड करेंगे, वो किस तरह फाइंड होगी। अब ये कॉर्ड 2 है, ये कॉर्ड 2 इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k3 है, तो क्या आएगा, माइनस k3 x2 माइनस k3 x2, आगे क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस k2 x2 माइनस x1 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस k3 x2 प्लस x2 इंटू x2 माइनस x1। देन इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी k2 x1 माइनस k2 प्लस k3 इंटू x2। ये हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। देन f इज इक्वल टू f को f की जगह पे हम यहाँ पे हमने m1 x1 डबल डॉट लिखा, x1 डबल डॉट जो है एक्सेलरेशन को शो कर रहा है फॉर कॉट 1, और ये फॉर कॉट 2 के लिए एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है, m2 x2 डबल डॉट। अब हम जब इन दो इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक कंबाइन इक्वेशन बनती है mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस kx, mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस kx। अब हम जो इनके हमारे पास मैथ मैट्रिक्स जो मैथ है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, हम उसको उसके मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर लिखेंगे उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो m मैथ्स हमारे पास दो हैं, तो हमने m का जो मैथ मैट्रिक्स बनाया वो m1 0 0 m2 बनाया। देन ये जो k मैट्रिक्स बनेगा, ये k मैट्रिक्स इन दो इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से बनता है, जैसे k1 प्लस k2 ये वाला, फिर x2 ये वाला k2, देन इंटू माइनस k2 यहाँ से, एंड देन x2 प्लस k3, x2 प्लस k3, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, k मैट्रिक्स बनेगा, और देन x मैट्रिक्स हमारे पास क्या क्या बनेगा, x1 और x2 बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो कॉट है तो उनके एक की डिस्प्लेसमेंट x1 होगी और एक की x2 होगी, तो ये हमारे पास हमने तीनों के जो है मैथ मैट्रिक्स बना लिए। आई ट्राई टू सोल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन 11.3, वो कह रहा है मैं इस इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। वी माइट रीजनेबली गेस दैट देयर कुड बी सोल्यूशन इन विच बोथ कॉर्ड्स ऑसिलेट विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो कह रहा है कि मैं इस इक्वेशन के सोल्यूशन, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड की है, इसको जब सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो रीजनेबली वो गैस कर रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन होगा जिसके अंदर हमारे पास जो दोनों जो कार्ड्स हैं हमारी वो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रही होंगी, मूव कर रही होंगी, ऑसिलेट कर रही होंगी। मतलब कि ये कि जब हम 11.3 हमारे पास इक्वेशन निकली है, वो कह रहा है जब हम इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व कर रहा हूँ, तो वी माइट रीजनेबली गेस दैट, तो वो कह रहा है कि हम गेस कर सकते हैं कि कोई ऐसा सोल्यूशन होगा जिस सोल्यूशन के ऊपर दोनों कार्ड जो होंगी वो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ होंगी। अब हम उस सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिस सोल्यूशन के ऊपर हमारे पास दोनों कार्ड जो होंगी वो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ होंगी। जैसे कि अब इसकी बात कर रहे हैं, जैसे x1t, ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, x1t इंटू α1 कोस ओमेगा टी माइनस पार्शल 1, x2t इक्वल टू α2 कोस ओमेगा टी माइनस पार्शल 1, ठीक है, देन y1t इंटू पार्शल 1 साइन ओमेगा टी माइनस पार्शल 1 एंड y2t इंटू पार्शल 2 साइन ओमेगा टी माइनस पार्शल 2, एंड देयर इज नथिंग टू स्टॉप मी टू कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन इंटू अ सिंगल कम्प्लेक्स सोल्यूशन। अब वो कह रहा है कि हम जो हमारे पास इक्वेशंस हैं हम इनको जो है एक कम्प्लेक्स सोल्यूशन के अंदर, एक सिंगल कम्प्लेक्स सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। पहले हम z1 के लिए कर रहे हैं, z1t इज इक्वल टू x1t प्लस अयोटा y1t। तो x1t के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है,
अब हम क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशंस को क्या करने जा रहे हैं, कंबाइन करने जा रहे हैं एक कम्प्लेक्स सोल्यूशन के अंदर। पहले हम z1t के लिए कंबाइन करेंगे, z1t इज इंटू x1t प्लस अयोटा y1t, ठीक है। अब x1t के लिए हमारे पास इक्वेशन ये वाली एंड y1t के लिए हमारे पास इक्वेशन ये वाली। अब हमारे पास अल्फा वन दोनों के अंदर कॉमन है तो अल्फा वन कॉमन आ जाता है। एंड देन हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोस ओमेगा टी माइनस पार्शल वन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पार्शल वन इज इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा टी माइनस पार्शल वन। अब जब इसके एक्सपोनेंशियल को अलग करेंगे, एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा पार्शल वन। अब जो हमारे पास अल्फा वन इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा पार्शल वन, ये इज इक्वल टू हम कहते हैं ए वन है, तो उसकी जगह पे हम ए वन लिख देते हैं इंटू एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा टी। ये हमारे पास z1t के लिए आ गया। देन हम z2t के लिए फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमारे पास x2t प्लस अयोटा y2t की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास e इंटू अयोटा ओमेगा टी माइनस पार्शल टू आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास अल्फा टू अयोटा एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा पार्शल टू इज इक्वल टू a2 होगा, यहाँ पे हम a2 लिख देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी z1 और z2। देन हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। दिस लेट्स कंबाइन द टू कम्प्लेक्स सोल्यूशन इनटू अ सिंगल 2x2 मैट्रिक्स। 2x1 मैट्रिक्स के अंदर हमने इसको कंबाइन किया, z1t z2t, z1 के अंदर a1 और z2 इसके अंदर a2। ये हमारे पास दोनों के लिए हमारे पास क्या आई थी, कॉमन आया था। एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा टी ये इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे। अब हमने ये जो a1 और a2 मैट्रिक्स है इसको हमने a का नाम दे दिया, a इंटू एक्सपोनेंशियल अयोटा पार्शल टी, ये हमने इक्वेशन का नाम दे दिया 11.10। वेयर कॉलम ए इज कांस्टेंट, कॉलम ए हमारे पास क्या कांस्टेंट कॉलम है जो किसके इक्वल था, a1 इज इक्वल a1 और a2, और a1 a2 किसके इक्वल था, a1 देखें इसके इक्वल है, a1 इज इक्वल टू पार्शल अल्फा वन एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा पार्शल वन एंड a2 इज इक्वल टू अल्फा टू एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा पार्शल टू। तो हमारा ये एक्सपोनेंशियल हमारे पास इक्वल आ गया। इन सीकिंग सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, वही 11.3 की बात कर रहा है, mx डबल डॉट इज इक्वल माइनस के एक्स वगैरह, हम उसके सोल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। वी शुड कॉलिंग ट्राई टू सोल्व फॉर द सोल्यूशन वगैरह, हम उस इक्वेशन को इस सोल्यूशन के लिए सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। z ऑफ t ऑफ द कम्प्लेक्स फॉर्म, जो कि हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म आई है 11.10 z ऑफ t की, इसके साथ हम उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेयरिंग इन माइंड दैट वी विल फाइंड सच सोल्यूशन द एक्चुअल मोशन x ऑफ t इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ, वगैरह हमने एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड किया कि उसके अंदर हमारे पास क्या एक्चुअल मोशन है x ऑफ t वो इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z ऑफ t के, मतलब कि x ऑफ t इज इक्वल टू है रियल पार्ट ऑफ z ऑफ t। वी सब्सटीट्यूट इन 11.10 इंटू 11.3। अब 11.3 हमारे पास क्या है, mx डबल डॉट इंटू माइनस के एक्स। अब x डबल डॉट हमारे पास क्या है, बेसिकली एक्सेलरेशन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको कह रहा है कि एक्स टी इज इक्वल टू क्या है, z ऑफ t है, तो हम क्या कह रहे हैं, x डबल डॉट ऑफ t किसके आ जाएगा, z डबल डॉट ऑफ t, x की जगह पे z ऑफ t आ जाएगा। अब ये है z डबल डॉट ऑफ t, z ऑफ t की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है z ऑफ t की वैल्यू। इसका हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, देन हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लेके लिखा हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये आएगी, देन सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसकी वैल्यू ये आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर a इंटू एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा टी, ये वैल्यू फिर मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है, इंटू z ऑफ t की वैल्यू क्या है, a इंटू एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा टी, ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी। देन इसमें से कॉमन आएगा a इंटू ई अयोटा ओमेगा टी कॉमन आएगा, k माइनस ओमेगा स्क्वायर m बच जाएगा। अब हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी ये हमारे पास डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास क्या बचेगी इक्वेशन k माइनस ओमेगा स्क्वायर m a इज इक्वल टू 0। तो ये अगर हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा की वैल्यू, अब यहाँ से हमें अगर स्प्रिंग कांस्टेंट पता हो और हमें मैस पता हो, यहाँ से हम जो है इसकी जो फ्रिक्वेंसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, और ये इस इक्वेशन को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 11 टॉपिक 11.1